नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे 12th क्लास हिंदी की अपनी जो पुस्तक चल रही है आरोह है भाग 2, उसका आज तीसरे पाठ की अपन शुरुआत करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए, शुरुआत करते हैं आज के तीसरे पाठ से, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण इसके लेखक हैं। तीसरा पाठ है कविता के बहाने, जो है इस पाठ का या इस कविता का नाम है। चलिए, जो भी आरबीएससी और सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए जो है वो एक समान ही यहाँ पर रखा गया है और उसके हिसाब से ही अपन जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखें, इनका जन्म जो है, कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में होता है। 1927 ईस्वी को होता है जन्म ये इनका। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पर इनकी प्रमुख रचनाएं भी दी गई हैं। पहली इनकी जो रचना है वो रहेगा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह इनकी जो रचना है वो सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके प्रमुख काव्य संग्रह माने जाते हैं। यानी चक्रव्यूह से लेकर जो है इन दिनों तक जो है इनका काव्य संग्रह माने गए हैं। इसके अलावा आत्मजयी इनका एक प्रबंध काव्य माना जाता है। आत्मजयी जो है वो इनका एक प्रबंध काव्य भी है। आकारों के आसपास, आकारों के आसपास जो है वो इनका कहानी संग्रह भी माना जाता है। आज और आज से पहले इनका समीक्षात्मक ग्रंथ माना जाता है और मेरे साक्षात्कार इनका एक सामान्य ग्रंथ भी माना जाता है। इस प्रकार जो है वो इनकी कुल कुछ जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और 12th स्टैंडर्ड की तरफ से अगर देखा जाए, अनिवार्य हिंदी में जो है वो अगर देखा जाए, चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतनी रचनाएं जो है वो काफ़ी रहेंगी और इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं करनी है। आगे इनके पुरस्कारों की बात करें तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उनकी अगर बात की जाए तो इनको मिला है एक साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान इनको मिला है और प्रेमचंद पुरस्कार इनको मिला है, लोहिया सम्मान मिला है, कबीर सम्मान इनको मिला है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। इस प्रकार जो है कुछ जो सम्मान है या कुछ जो पुरस्कार हैं वो इनको मिले हुए हैं इनकी रचनाओं के आधार पर। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये मैंने यहाँ तक ले लिया, थोड़ा सा और ले लेते हैं। देखें, यहाँ पर है कि न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये इनकी कुछ पंक्तियाँ हैं कुंवर नारायण साहब की, जो अपन ने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो देखें इनकी, ये थोड़ा सा इधर चला गया है, थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ठीक रहेगा। चलिए देखिए, गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले, गर्द से ढकी हुई यानी पुरानी किताब की बात की गई है। पुरानी किताब का मतलब यहाँ पर जो है पुरानी बातों से हो सकता है, ठीक है। तो खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। कविता लिखना जो प्रारंभ किया इन्होंने वो सन 1950 से किया है। याद रह जाएगा क्योंकि हमारे देश का जो संविधान था वो सन 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। उन्होंने कविता के अलावा जो है क्या क्या किया है, चिंतन परख लेख लिखे हैं। चिंतन मनन करने के बाद में जिस प्रकार के लेख लिखे जाते हैं चिंतन परख लेख कहलाते हैं। कहानियाँ लिखी हैं, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। चाहे वो सिनेमा पर हो, चाहे कहानियों पर हो, या अन्य किसी भी प्रकार की जो कलाएं हैं उन पर जो है इन्होंने कुछ समीक्षात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं। किंतु कविता की विधा को उनके सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त की है, लेकिन कविता जो है वो इनके लिए प्रमुखता रखती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी। प्रबंध काव्य वो होता है जिस काव्य में व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए काव्य रचना की जाती है या कविता लिखी जाती है, वो कहलाता है प्रबंध काव्य। तो यहाँ पर प्रबंध काव्य तो है, लेकिन प्रबंधत्व की जो भावना है उसके साथ में बहुत लंबी लंबी कविताएं जो है वो इस समय लिखी जाने लगी थी। तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, यानी बहुत ज़्यादा समृद्ध जो प्रसिद्धि है वो इनको मिली थी। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव नहीं है। ये चीज़ें जो है व्यर्थ का उलझाव, आलोचना करने वाले ये मानते हैं कि इनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन है, यानी अखबार का रुख ज़्यादा देखा गया है। वैचारिक धुंध के बजाय जो है वो संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां भी
आलोचकों ने बताई है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है, यानी वास्तविकता जो है जीवन की, उसका गुण भी इसमें देखने को मिलता है। और उसका सहज सौंदर्य भी, सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता मानी जाती है। इसलिए संयम, संभ्रम और प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं, मुख्य शब्द माने जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा बातें याद नहीं करनी है, 1950 के आसपास वाली बात याद करनी है। कविताओं में इन्होंने किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी है उनकी बात करनी है। तो 2-4 बातें जो है वो यहाँ पर आपको याद करना है, ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और है, अपने इनका परिचय, कवि का परिचय थोड़ा सा और रह गया है कि कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, विवरणात्मक जानकारी नहीं देते हैं, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह यानी द्वंद्वात्मक स्थिति की का तनावपूर्ण व्यंजना के सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनकी तटस्थ वितराग दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। तो इनका जो मन है वो किस तरह से कविता रचना के लिए लालायित है, किस प्रकार वो रचनाएं करते हैं, वो सारी जानकारियां यहाँ पर दी गई है। तो ये जानकारियां ज़्यादा अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी, कवि परिचय में अपने काम में आने वाली है। तो चलिए अभी जो है अपन कवि परिचय तो अपना हो चुका है, अभी अपन बात करेंगे जो कविता का परिचय है उसकी बात यहाँ पर अपन करने वाले हैं, यानी कविता में जो है वो क्या बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। कौन कौन सी है? पहली कविता है कविता के बहाने, जो इनका एक संग्रह माना जाता है इन दिनों, उससे ली गई है। याद रखना है कविता के बहाने जो है वो इन दिनों नामक कविता जो संग्रह है उससे लिया गया है। तो आज का समय जो है वो कविता के वजूद, वास्तविक जो उसका स्थान है को लेकर आशंकित है कि कविता का जो वजूद है वो रहेगा या नहीं रहेगा, अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, कविता का जो अस्तित्व है वो नष्ट हो जाएगा। किसके कारण भाई? वो हो जाएगा यांत्रिकता के कारण। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है कि कविता वास्तव में क्या है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, यानी शुरू से लेके जो है सबसे पहले चिड़िया को बताया गया है, कविता चिड़िया, इसमें समानता की गई है फूल को लेकर, फिर बच्चे को लेके। एक और प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है जो जन्म लेता है और फिर बड़ा होता है। भविष्य की संभावनाएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, बिल्कुल चिड़िया जो है वो एक निश्चित सीमा तक उड़ सकती है, उसके बाद में जो है वो ऊंचाई तक नहीं जा सकती। फूल के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है, बिल्कुल फूल खिलेगा फिर मुरझाना उसका निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने क्या है? असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं होती, बच्चे के सपनों की कोई सीमा नहीं होती है। बच्चे के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल होता है, ये पता होगा कविता क्या है? एक शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में जड़ है, चेतन है, अतीत है, वर्तमान है और भविष्य सभी उपकरण मात्र माने जाते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन अपने आप टूट जाएंगे, खुद ब खुद टूट जाते हैं। यानी रचनात्मकता की बात जहाँ पर आती है, रचनात्मक ऊर्जा की बात जहाँ पर आती है, वहाँ ये जो सीमाएं हैं वो अपने आप नष्ट हो जाती हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों न हो, चाहे वो समय की सीमा हो, भाषा की हो या घर की सीमा हो, उन सब से परे हट जाती है। वो सारी सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं जब रचनात्मक ऊर्जा मनुष्य के अंदर पाई जाती है। तो ठीक है, समझ में आया होगा इतना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ ताकि अपने जो है ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि पहली कविता जो थी उसका अपन ने परिचय कर लिया है। और एक कविता और यहाँ पर दी गई है, वो कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं जो इनका कविता संग्रह है उसी से ये लिया गया है कि बात सीधी थी। तो कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि कविता में जो वास्तव में कहना चाहता है कि कविता का जो मूल कथ्य है, जो मूल कथन है और उसके माध्यम के द्वंद्व
यानी कविता का जो मूल कथ्य है उसको किस माध्यम के द्वारा जो है अपने पाठकों तक पहुंचाना है, किस तरीके से उसको पहुंचाना है, उसके लिए अपने को भाषा का माध्यम अपनाना पड़ता है। और भाषा का माध्यम जितना सरल होगा, अपनी बात जो है वो अपन उतने ही सरल तरीके से अगले के स्पष्ट कर पाएंगे। तो हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, बिल्कुल कुछ खास शब्दों के माध्यम से ही अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, जब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन शब्द के भी अपने विशेष अर्थ होते रहे हैं। अच्छी बात एक और भी है, अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। अगर आपको अच्छी कविता लिखनी है तो सही बात के साथ में उसके वास्तविक जो शब्द हैं उनका प्रयोग आपको करना होगा। जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ ही हो जाता है, बिल्कुल आसानी के साथ में ये कार्य हो जाता है। इसमें किसी विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मेरे ख्याल से आज जो मैंने 10-11 मिनट का समय लगाया है वो आपके काम में आएगा। आप जो है जिस प्रकार आपकी ऑफलाइन क्लासेज लगती हैं उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ऑफलाइन क्लासों की तरह ही आपको पढ़ाया जाता है। और आपको पता होगा कि 1 तारीख से तो जो है स्कूलें खुली रही है, तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से। और अपन जो है प्रतिदिन जो है वो इस प्रकार की जो क्लासें हैं अपनी ऑफलाइन बैच जैसा होता है, क्योंकि मैं कल्पना करके मान लेता हूँ कि आप आगे बैठे हुए हैं और उस हिसाब से ही देख रहे हैं, तो उस हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पर जो कवि परिचय और पाठ परिचय होता है उसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ बातें होती नहीं है भाई, कोई विशेष बात इसमें होती नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको याद करना है। तो उस हिसाब से ही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी समय। थैंक यू।